बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स योर किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL एडिशन 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हम प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे दो मैचों के हवाले से। एक वो मैच जो कल खेला गया और पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच हुआ, बड़ा सनसनीखेज मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी ने 10 रन से जीत लिया। बहुत बड़ा टारगेट था, 207 रन का टारगेट, यानी पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो पहले खेलते हुए 206 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बड़ी फाइट की और ख़ास तौर पे अगर आज़म खान का जिक्र यहाँ ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आज़म खान ने कल बड़ी मैच्योर इनिंग खेली है, मतलब हालांकि उन्होंने 85 रन बनाए 45 गेंदों पे और लग ऐसा रहा था कि शायद विनिंग शॉट तक आज़म खान जो हैं वो कैरी करें। और जितनी जिम्मेदाराना अंदाज से ये बैटिंग की गई है तो नाक़दीन का अब ये कहना है कि शायद अगले PSL की ड्राफ्टिंग में आज़म खान के जो रेट्स हैं वो बहुत ऊपर हो जाएंगे, या मे बी पॉसिबल कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी अफसोस हो कि अगर आज़म खान उनकी तरफ होते तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस तरह टूर्नामेंट से आउट होती नजर ना आ रही होती। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम एक और मैच की भी बात करना चाहेंगे जो आज खेला गया और मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच खेला गया। मुल्तान सुल्तान्स ने तो आज नाज़रीन जो टारगेट देने के रिकॉर्ड है ना वो ब्रेक कर दिए। 245 रन बनाए, सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए। रिजवान के 83 नॉट आउट प्लस रोसो ने जो है वो 71 रन बनाए और शान मसूद ने 57 रन बनाए, यानी 245 रन बनाए। 246 रन का टारगेट दिया गया और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 128 रन बनाकर 15.5 ओवर्स में आउट हो गई। और यूं अब ऐसा लगता है कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी अब फाइनल में यानी जो टॉप 4 हैं, सुपर 4 हैं, उसमें जाने के चांसेस अब शायद कम हो जाएं, इसलिए कि 9 मैचेस कोयटा की टीम जो है वो खेल चुकी है। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है या पेशावर ज़ल्मी कोई भी अगर अपना एक मैच जीत लेते हैं तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई चांस नहीं होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो रन रेट है वो भी चूंकि 0 में चला गया, इसलिए उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। और कराची और कोयटा जो है वो सुपर 4 से आउट होते नजर आ रहे हैं। आइए इसी के साथ आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि टीम्स की पोजीशन क्या है। मुल्तान सुल्तान्स 9 मैचेस खेलने के बाद 7 मैचेस जीते हैं और 16 पॉइंट्स के साथ, 8 मैचेस जीते हैं 16 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो 7 मैचेस खेले हैं 10 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट्स के साथ। चौथे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी भी 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे, और कराची किंग्स 0 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे है। अब नाज़रीन देखना ये होगा कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर 4 पॉइंट्स यानी 4 मैचेस जीतने के बाद 8 पॉइंट्स हासिल कर भी ले तो क्या उसका रन रेट इतना होगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बीट कर सके, इसलिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छे रन रेट पे यानी पॉजिटिव रन रेट पे इस वक्त मौजूद है। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और मैचेस भी अभी ज़्यादा 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हार भी जाए और कोयटा ग्लैडिएटर अपना एक मैच जीत जाए तब भी पोजीशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है अडल एनलेस के इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई बहुत बड़े 100-150 रन के मार्जिन से हारे तो तब शायद कोई पोजीशन बन सके। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको ये भी साथ बताते चलें कि हमारे जो इस मैच का एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसे हम पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं, वो भी आपको बताना चाहेंगे। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच जो है मोहम्मद हारिस को कल के मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे दिया गया और 70 रन इन्होंने बनाए 32 गेंदों पे। तो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान, ये हमने आपको बताया। ये हमारा सेगमेंट है खास तौर पे कि पेप्सी जो है वो मैन ऑफ द मैच को ट्रिब्यूट पेश करता है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा अब हम जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे हम तारुफ कराना चाहेंगे। नवीद ज़मीर साहब रोज़ाना हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ हैं फरहान फरीद, और फरहान फरीद को भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे, खैरियत से हैं। इसके अलावा आमिर सरफराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास हैं।
जावेद खलील साहब हमारे साथ हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले नवी ज़मीर से, और साथ साथ हम राब्ता भी कायम करेंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला से। लेकिन क्या कहते हैं आप, कल का जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, सर आजम खान ने कमाल की बैटिंग की है। डॉक्टर साहब, कल का जो मैच हुआ है मैं समझता हूँ कि आजम खान के कैरियर का बेस्ट मैच होगा। और क्योंकि कल का मैच ऐसा था कि जो नाकदीन के मुंह थे उन्होंने काफ़ी हद तक अब बंद कर दिए हैं कि जो उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ था, जो लोग कहते थे कि यार ये भले वो कैसे ही पहुंचा क्रिकेट में, तो खेल रहा है ना बहुत, वहाँ परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को प्रूव किया। कल आजम खान की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके साथ साथ हारिस खान ने जो 32 गेंदों में 70 रन की इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, जबरदस्त प्ले बैटिंग उस बच्चे ने की है। नजर आ रहा था वो खेलता हुआ कि पाकिस्तान का टैलेंट में, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और नए लोगों को चांस मिल रहा है, वो अपना को प्रूव कर रहे हैं, अपना को शो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी के क्रिकेट के लिए। और कोई बात नहीं, इस्लामाबाद की टीम हार गई। अगर कल का मैच आजम खान जितवा जाते थे तो वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती, उनको उसका बहुत ज्यादा दुख भी था, अफसोस भी था, उनके चेहरे से आया भी था। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के इस पीएसएल के अंदर जितने ही पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि आज हमारी इस पोजीशन में हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जा चुकी है कि अब हम शायद T20 के अंदर 2 टीम एक साथ खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप हमारे साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनसे ही बात करें। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। सर सबसे पहले कल के मैच के हवाले से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप कल का जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। सर आजम खान ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी सर टीम जीत ना सकी। हालांकि कमेंटेटर्स का भी कहना था कि शायद आजम खान चाहते हैं कि वो विनिंग शॉट लगा के इस मैच को फिनिश करें, लेकिन सिर्फ 10 रन से हारे। क्या कहेंगे सर? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट आई थिंक शायद गेम प्लान भी कुछ ऐसा ही था। बट आई थिंक 206 रन जो है ना, वो बहुत 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 बड़ा टारगेट होता है पेशावर ने जो बेसिकली लगाया था। और जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि जो बेसिक टीम की कॉम्बिनेशन होती है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो किसी भी कैप्टन का होता है। और कैप्टन खास तौर पे अगर तीनों जो ना फ्रंट से लीड कर रहा हो, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग के अंदर भी, तो उसकी कमी जो ना बहुत ज्यादा महसूस होती है। बट आई थिंक आजम खान से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो बेसिकली मोहम्मद हारिस की और यासिर खान की बैटिंग थी। अगर वो बैटिंग आप देखें तो वो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल फेयरलेस जो ना वो बैटिंग कर रहे हैं, उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। तो खास तौर पे ये चीज जो ना वो एक यंगस्टर्स के अंदर जो नजर आ रही है, और ये चीज हमारे सीनियर प्लेयर्स के अंदर जो ना वो कमी महसूस हो रही है। T20 जो गेम है वो बेसिकली दिलेरी का गेम है। इसके अंदर आपको दिलेर होके जो ना वो गेम खेलना होता है, रादर देन जो ना शेल्फ के अंदर जाके। और वही जो ना पेशावर ने कल दिखाया, और जब इतना बड़ा जो ना वो स्कोर बना के लेकर आए। बट या आप सही कह रहे हैं कि साथ साथ जो है ना वो आजम खान की बैटिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। 7 छक्के, 6 चौके और 45 बॉलों पे 85 रन। बट आई थिंक किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर कोई उनका साथ देता, आसिफ अली, फहीम अशरफ, तो शायद वो मैच जो ना वो आपको जितवा देते। बिल्कुल। शायद ओवरऑल पब्लिक के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, नॉट फॉर कोयटा फैंस, बट सबके लिए मैच जो ना बहुत मजेदार था। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो अब से कुछ देर पहले मैच खत्म हुआ। और मुल्तान सुल्तान ने तो सर कमाल ही कर दिया, मतलब 245 रन बना डाले सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जवाब में सर क्वेटा की पूरी टीम ही आउट हो गई। सरफराज नॉट आउट तो रहे, लेकिन उनके 17 रन टीम के किसी काम आ नहीं सकते थे। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मैच देख भी रहा था और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था। आई थिंक देखें, कराची और कोयटा में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है वो बेसिकली उनकी बाइंग के ऊपर हुई है। अब सरफराज जो ना वो यहाँ पर, या बाबर आजम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जब आपके पास पूरी टीम ही जो ना वो मतलब परफॉर्म नहीं कर रही है। एक आध प्लेयर्स के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट, एक आध मैच तो जीत जाते हैं बट पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। सेम बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी। और आई थिंक कोयटा ने उस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है जो शायद उनकी लास्ट जो ना मतलब वो चांस हो। आप सोहेल तनवीर को देख लें, इरफान को देख लें, इतने सीनियर बॉलर और इस तरह की नो बॉलें कराना। आई पर्सनली थिंक
अब इन लोगों को जो है ना वो हमें पीएसएल से खैर बात कह देना चाहिए और या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन नए यंगस्टर्स के ऊपर जो बेसिकली पाकिस्तान का फ्यूचर भी हैं और पीएसएल का फ्यूचर भी हैं। अच्छा सर, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? लग तो अब ये रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर एक मैच अपना जीत भी जाए तो अब कुछ इस टूर्नामेंट में कोयटा या कराची के लिए कुछ है नहीं। कराची तो खैर पहले ही आउट हो चुकी है, कोयटा भी अब जो है ना वो तकरीबन इस टूर्नामेंट से आउट है। क्या कहेंगे आप? देखें, कोयटा सिर्फ और सिर्फ दूसरी टीम का जो है ना रन रेट ही खराब कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। ओवरऑल अगर आप देखें पॉइंट 917 जो है ना वो आपका माइनस के अंदर जो है ना वो आपकी रन रेट है। उस रन रेट के अंदर वो मैच जीतने के अलावा आपको वो रन रेट कवर भी करना हो और साथ साथ जो है ना वो इस्लामाबाद कोलैप्स भी हो तो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कोयटा का चैप्टर भी जो है ना वो क्लोज हो गया। अब उनको वापसी के टिकट दे देने चाहिए। तो सर अब क्या समझते हैं, कराची कोयटा रिवैम्प करेंगे अपनी टीम को? मैनेजमेंट जो है ना यानी जो मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, चेंज होंगे, कैप्टन्स चेंज होंगे, या फिर एक साल के बाद इसी टीम के साथ एक नई उम्मीद से दोबारा एंट्री देंगे? देखिए, ये टीम तो नहीं है, मतलब ये तो फॉर श्योर है। आप ये टीम अगर आप एक साल खत्म होने के बाद इस पूरी तरीके से डिजास्टर के बावजूद आप दोबारा जो ना यही टीम जो ना वो लेकर आए तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि इनके कैप्टन के ऊपर भी काम करना चाहिए क्योंकि ये दोनों कैप्टन जो है ना वो आपका माजी में पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े फतवाहात जो है ना इन देयर ओन कैप्टनसी भी दिला चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कैप्टनसी का भी प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो बेसिकली किसी भी कैप्टन को जब आप टीम देते हैं वो टीम जो है ना वो कैप्टन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया पूरे प्रीवियस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान के रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग का स्टाइल जो है ना सेम है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो टाइम लेकर खेलते हैं। पर मुल्तान सुल्तान को जो है ना वो शान मसूद का एडवांटेज है, टिम डेविड का एडवांटेज है, खुर्जील शाह का एडवांटेज है आपका, और वो एक जो न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, उसका एडवांटेज है। अब आप इसी को कंपेयर करें, कराची के पास क्या है? वो एक बहुत पुरानी कहावत है, कराची के पास तो सिर्फ माँ ही है बस। तो सर अब कुछ अकल आएगी, कुछ जो टीमें हैं वो ये समझ पकड़ेंगी कि अब कराची के कुछ खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, या कम से कम जो फ्रेंचाइज है उसके 3 लड़कों को तो सर कम से कम खिलाए ना, ताकि कुछ तो जो शहर हैं उनको भी तो कुछ एक एक्साइटमेंट हो। बल्कि शहर क्या सर, पूरा सूबा ही, आप एक सूबे से अगर एक टीम खिला रहे होते हैं तो पूरा सूबा जो है उस टीम के लिए खास तौर पे एंथुसियास्टिक हो रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है, चाहे कोयटा हो कराची हो। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पीएसएल जो है ना अगेन इट्स अ प्राइवेट एंटिटी। नाम जरूर कराची का है बट इसका मतलब ये नहीं है कि कराची के प्लेयर्स खेलें। अगर आज हमने देखा दानिश अजीज ने जो है ना वो आपका कल देखा, बल्कि दानिश अजीज ने इस्लामाबाद से खेला है। तो अब ये अब मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पीएसएल के ऊपर ये बातें डिस्कस करना कि कराची के लड़के को खिलाएं, कराची के लड़के को ना खिलाएं, ये कोई जो है ना वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर आपको ये कहें कि यार हमें फेयर चांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कराची के लड़कों को खेलना होगा, डोमेस्टिक इनके सामने रखा हुआ है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करें, कराची क्यों पिक नहीं होंगे? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, एतमाद ऑनलाइन एक्सपो एंड A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से भी, कल के मैच के हवाले से भी। बहरहाल आज का जो मैच हुआ इसमें मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा स्कोर बनाया और ख़ास तौर पे जो प्लेयर ऑफ द मैच, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान, राइली रूसो को दिया गया मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर 71 रन बनाए। हालांकि उनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले रिजवान मौजूद थे, लेकिन
प्लेयर ऑफ द मैच रूसो को देने की एक वजह यह भी थी कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से या पौने 300 के स्ट्राइक रेट से ये रन्स बनाना, जिसकी वजह से पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान, रायली रूसो मुल्तान सुल्तान से 71 रन बनाए 26 गेंदों पे। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे इस मैच के हवाले से। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन है उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, उसके विकेट कीपर रिजर्व भी रहे हैं, खेलते भी रहे हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं। कमेंट्री भी इन्होंने की हुई है साउथ अफ्रीका में। आमिर साहब क्या कहते हैं सर आज के इस मैच के हवाले से, मुल्तान सुल्तान का इतना बड़ा स्कोर सर? मुल्तान सुल्तान जो है आज उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कि T20 की जो खेलने की एक अप्रोच है वो क्या होती है। अगर हम आज भी किसी भी हवाले से स्ट्राइक रेट को ना देखें और अपने आप को मॉडिफाई ना करें इस फॉर्मेट के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही हशर होगा जो कराची का होता रहा है और आगे हम पाकिस्तान का भी देख रहे हैं। अगर उसी स्ट्रेंथ के साथ और उसी स्ट्राइक रेट के साथ हमारे ओपनर्स हैं वो चलते रहें। जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक़ है, आज इंतहाई शानदार इनिंग देखने को मिली एक दफ़ा फिर उनके दोनों ओपनर्स की जानिब से, जिसमें शान मसूद ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, रिजवान ने भी आखिर तक नॉट आउट रहे और बहुत शानदार इनिंग खेली। और इन दोनों की इनिंग से बढ़कर जो इनिंग खेली वो जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है रोजो, उन्होंने शानदार इनिंग खेली और जो 26 गेंदों पे 71-72 रन बनाए, वो बहुत ही मैच का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि वो था। लेकिन ओवरऑल बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली। और दूसरी तरफ हमें डेफिनेटली 245 रन का जब एक टीम करके खड़ी हुई हो और 46 का टारगेट हो, तो जो दूसरी टीम होती है वो बुरी तरह से प्रेशर के अंदर होती है और उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है अच्छा स्कोर करना होता है। आज उसी टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में सरफराज अहमद ने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि उमर अकमल तक का तो समझ में आता है, लेकिन इफ्तिखार जो है ना, उनसे पहले उनको खुद आ जाना चाहिए था कि जहां वो अपना जो उनका एक स्टाइल है खेलने का कि वो रन रेट गिरने भी नहीं देते हैं, सिंगले डबले भी लेते हैं, दूसरे वाले प्लेयर को खिलाते भी हैं, स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, तो शायद अगर इफ्तिखार से पहले वो आ जाते तो बेहतर रहता। जावेद खलील साहब क्या कहेंगे सर, सरफराज का ये बैटिंग ऑर्डर चेंज करना आपको लगता है बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, आप खुद बचना चाह रहे थे आउट होने से, या मतलब जिस तरह आमिर सरफराज साहब ने कहा कि इफ्तिखार को भी पहले भेज देना, कप्तान तो जाके फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है ना, मतलब पहले जाके ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो कहता है मैं पहले अच्छा स्टैंड दे के आऊंगा। अगर अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है तो अब तो लग रहा है कि क्योंकि कप्तान है उनकी मर्जी है, वो जिस चाहे तो 11वें नंबर पे भी जा सकते हैं, लेकिन सर ये कोई टीम को बड़ा स्कोर चेस करने का कोई हल तो नहीं हुआ ना? नहीं, आप सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। जिस तरह से उन्होंने शफल किया अपनी इनिंग को देखते हुए खिलाड़ियों को ऊपर लेकर के आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे रन थे तो इसलिए उन्होंने उसको शफल किया। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कप्तान को जो है ऊपर आना चाहिए, फ्रंट होकर के लीड करना चाहिए। अब आप इस्लामाबाद के मैच में देख लें कि आसिफ अली को कप्तान बनाया गया, तो अगर दूसरे बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही थी, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आसिफ अली जो है वो खुद बॉल करने के लिए आए और वहां उन्होंने 2-3 विकेटें भी निकाली। तो ये होता है जब आप कप्तान बनते हैं। अगर आपको याद हो माजी में पाकिस्तान की जब विकेटें गिरने लगती थी तो जावेद मियादाद और इमरान खान खुद ही आके क्रीज पे बाकायदा बैट से बॉल को पुराना किया करते थे, ताकि बॉल पुराना हो जाएगा तो फिर पीछे आने वाले खिलाड़ी जो है ना, फिर मिडिल ऑर्डर बहुत बैट्समैन है, या नाइट वॉचमैन सलीम यूसुफ को भी बहुत इस्तेमाल किया गया, थे नाइट वॉचमैन के लिए, नाइट वॉचमैन के लिए उनको रखा हुआ था खास तौर पे। वो 40-45 रन किसी भी पोजीशन पे आगे जिस वक्त विकेटें गिर रही होती थी बना जाते थे, और तेज खेलते हुए खास तौर पे चेस करते हुए तो नाइट वॉचमैन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। बहुत दिलेर प्लेयर थे, बगैर हेलमेट के खेलते थे, और सामने वाली टीम जब वो नाइट वॉचमैन आते थे तो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्योंकि वो विकेटें ना सिर्फ रुक जाती थी बल्कि रन निकलने शुरू हो जाते थे, तेजी से बनाते थे। तो इसी तरीके से सरफराज ने कोशिश की, लेकिन जो बात यहाँ की जा रही है कि जब आप कप्तान हैं तो कप्तान होकर के आपको एक कैप्टन इनिंग खेलनी थी, आपको ऊपर आना था। जब इतना बड़ा स्कोर था तो आप ओपनर आ जाते, आप पहले भी आते रहे। तो इस तरह से जब आप आकर के फ्रंट पे लीड करते तो शायद फिर पीछे वाले भी कुछ हिम्मत करते और मैच का नक्शा शायद कुछ और हो सकता था। लेकिन जब इतने ज्यादा स्कोर बोर्ड पे रन लगे हुए हो तो फिर इसी किस्म का रिजल्ट आता है। लेकिन बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल आधे रन से आप मैच हार जाए, ये बहुत बड़ा, इसमें कुछ फाइट करनी चाहिए सर। 15 या 5 ओवरों में पूरी टीम आउट हो गई 128 रन पे। क्या कहेंगे फरहान फरीद साहब, मतलब बड़े स्कोर के नतीजे में कुछ तो आदमी रेजिस्टेंस दिखाए, जिस तरह कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हारी जरूर, लेकिन 207 रन के ताकुब में अगर 196 बना दिए, 10 रन से हारे ना, तो लोग एक तो एवरेज भी अच्छा रहा, दूसरे लोग अभी भी कह रहे हैं, यानी जो प्लेयर्स थे उन सबको कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में अगर आजम खान जो है वो
85 रन इस सिचुएशन में बना सकते हैं, तो फिर तो हर टीम चाहेगी कि उन जैसा प्लेयर उस टीम के पास हो। जी, आजम खान की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ मैं करूंगा हारिस की। मोहम्मद हारिस ने जो बैटिंग की है वो बहुत ही जबरदस्त। मोहम्मद हारिस की लगातार तीसरी इनिंग है, 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचों में आउट क्लास इनिंग खेली है और उनका एक सबसे अच्छा फायदा है वो विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ रिजवान को अगर कोई अब फाइट देने के लिए है तो वो हारिस हैं, जिनका विकेट कीपिंग स्टाइल भी बड़ा अच्छा है और बैटिंग स्टाइल बड़े देर से बैटिंग करते हैं। आजम खान की बात करूंगा, आजम खान ने इनिंग तो बहुत अच्छी खेली लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर सके। और उससे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा सलमान इरशाद की, जिस मौके पे 30 रन चाहिए तो सिर्फ 3 ओवर का खेल था और कोई इसको इतना बड़ा स्कोर नहीं था। वहां पर बहुत ही शानदार बॉलिंग की, 2 ओवर इतने अच्छे कराए, 1 ओवर में 5 रन दिए और 1 ओवर में 7 रन दिए ऐसे मौके पे जहां पर रन रेट जो है वो सिर्फ 10 रन का था, जो कुछ भी नहीं था। आपने बात की सरफराज की, सरफराज को ऊपर आना चाहिए था, मैं नहीं समझता, क्योंकि 245 रन जब आपको चाहिए हो तो आपको ऐसे स्ट्राइक रेट के बैट्समैन चाहिए होते हैं जो पावर हिटर आराम से कर सकें। इफ्तिखार और उमर अकमल के होते हुए सरफराज अगर ऊपर चले जाते तो फिर हम यही बातें कर रहे होते कि सरफराज को क्या जरूरत थी ऊपर आने की, जब आपके पास, एक मिनट मैं आपकी बात मुकम्मल कर लूं, जब सरफराज की स्ट्राइकिंग रेट, बैटिंग का स्टाइल इस तरह नहीं है कि वो पावर हिटिंग कर सकें, तो सरफराज ऐसे मौके पर आते हैं बैटिंग करने जहां पर 180, 190 या 200 रन भी हो तो सरफराज चल जाते हैं। 245 टू मच होता है। आउटस्टैंडिंग, आपने रोसो की बात की, उन्होंने शानदार इनिंग खेली। मैं बताता हूं कि पीएसएल की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का आजाद भी इन्हें हासिल है। तो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, ये 3 टीमों ने बड़ा ही मुतासिर किया है, तो वाकई में ये डिजर्व करती हैं ये टीमें। ठीक है जी, अच्छा आप लोगों से गुफ्तगू होती रहेगी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स यॉर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स यॉर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत अच्छे पैनलिस्ट हमारे हैं, रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस में कोचिंग की वजह से लेट हो जाते हैं। फैजान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजान, खुशामदीद कहते हैं शुक्रिया आपको। आपको डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के खास तौर पे कोच यानी मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, कमेंटेटर भी रहे हैं, आमिर सरफराज साहब। मैं कराची कह गया था सर, तो इसलिए मैंने कहा तस्हीह भी कर दूं, तो ये भी हमारे साथ हैं। जावेद खलील साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा नवीद ज़मीर साहब हैं, फरहान फरीद हमारे साथ हैं। बहरहाल, अब फैजान बाकर साहब क्या कहेंगे सर, कल का मैच आजम खान ने देखें इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली और 85 रन बना तो लिए, लेकिन शायद टीम ने उस तरह साथ नहीं दिया। 10 रन की बात थी या 11 रन की जीत के लिए, अगर बना जाते सर 196 की जगह 207, लग तो रहा था जिस तरह से ग्राउंड में चौके छक्के लगाए हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो आज के लिए सोच रहा हूँ कि हर वक्त मैं अपने साथ ना टीवी की कैमरामैन या कैमरामैन वैसे लेके चलूं, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूँ बहुत ज्यादा सच हो रही हैं, तो बहुत आगे जाने वाले मामला हैं, बहुत ही पीछे जाने वाले मामला। अच्छी बातें किया करें। नहीं, मैंने अच्छी बुरी दोनों मिक्स चल रहा है ना। देखें, बिरयानी में रंग भी होगा तो बिरयानी खिलाएगी, सादे वाइट चावल। मुबारकबाद देता हूँ और आप मुझे दें। जी, आपको मुबारकबाद सर। दोनों जी घर जाके देखिए, जीत गया खैर बारह। मगर बात ये है सर, कल मैं 44 रन जब चाहिए थे 24 बॉलों पे आई थिंक, तो उस टाइम एक जगह पे रुक के मैंने मैच देख रहा था दोस्त के साथ, तो मैंने ऐसे ही कहा कि आजम ने 84 तो की है, बहुत अच्छा, वेल डन, आई अप्रिशिएट दैट कि बच्चे ने इनिंग तो खेली और वो नजर आया, खुल के नजर आया, मगर हरवाएगा भी है और जितवाएगा भी है। इसके अलावा बाकी यहाँ कोई भी आज मैं उस पर बिलीव नहीं करता, यही हरवाएगा। और वही हुआ कि वो आउट हुआ तो मैच हार गए, यानी टीम गई, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहा था कि ज़ाहिर एक साइड में सबको डिपेंडेंट थे उस पर, तो उसने नो डाउट बहुत बड़ी इनिंग खेली। मगर जब खिलाड़ी को पता हो कि एक खिलाड़ी पहले आउट हो चुका है, तो आजम को 12 बॉलें पर अपने ऊपर भरोसा करना था। 12 के मैं 4 बॉल में पूरा कर सकता हूँ, जैसा मैं प्लेयर हूँ, मेरे लिए 22-24 रन डजंट मैटर, में 4 बॉलों। आसिफ अली ने भी 4 बॉलों में गेम को निपटाया था। बिल्कुल। अफगानिस्तान तो वहां पर उसने आजम खान ने वहाब रियाज की पहली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप देखा नहीं और चला दी। 11 बॉलें भी लेफ्ट थी, अगर वहां सिंगल भी आता, डबल भी आता, तो मूसा भी बैटिंग कर सकते हैं, मूसा भी इनिशियल में खेल सकते थे। आजम को टिल एंड जाना चाहिए था। मैं उसकी इनिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आजम ने अब तक के तमाम PSL में खेली है, नो डाउट अच्छा खेला। बट कमांड क्या होती है, एक बड़े प्लेयर बनने की पहचान क्या होती है, क्या फिनिश करें मैच। आप ये कहने का मतलब है कि बड़े प्लेयर नहीं बन पाएंगे? नहीं, ना बन पाने की तो मैंने आप कह रहे हैं पहचान ही होती है कि मैच फिनिश करें, अभी ये पहचान नहीं नजर आई। ग्रोथ पे भी यंग एज में है, अब वो अपने आप को इस तरह मुस्तकम करें क्योंकि लास्ट मैच भी आपको पता है जमान खान के खिलाफ आसिफ आजम फंसा भी चुके, मरवा भी चुके, तो ये दूसरी बार हो गई ना। मोइन खान की वजह से तो आप नहीं कह रहे? नहीं, मोइन खान का तो अलग ही किस्सा, उनका तो नाम भी
अभी आजकल ना जिक्र करें, मेरा मूड बहुत अच्छा चल रहा है, मूड ऑफ ना हो जाए मेरा। तो आप आजम खान बड़े अच्छे शाइनिंग है, कलरफुल है। इस स्टेज पे जब वो 85-84 रन बना चुके थे, हाँ। तो क्या पीछे से कोई पैगाम नहीं आना चाहिए था कि आजम अब संभल के खेलना चाहिए, कोच का किरदार होना चाहिए था यहाँ पे? कोच का किरदार मैं आपको बताऊं, देखिए मसला क्या है, कोच के किरदार पर मेरा अच्छा पॉइंट हो गया कि ग्राउंड में जब 12 बॉलों में 24 वाला मामला फहीम अशरफ खेलना है, तो दो प्लेयर बड़े मुस्तकिल में सीजन प्लेयर है, PSL खेलते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कोच का भी इन्फ्लुएंस होता है ना, कभी कभी प्लेयरों को उस टाइम डाइवर्ट कर देता है। तो दोनों समझदार हैं, T20 के प्रोडक्ट है। फहीम अशरफ तो टेस्ट में पाकिस्तान टीम के बोझ बने हुए, रन कर रहे हैं हल्के फुल्के। अच्छा सर, अब सर एक मैं आपको खुशखबरी जवाब दे देना, रहा हूं, उसके बाद में prediction पे जाऊंगा। ले लीजिए आप मुझसे। जी। अभी तक किसी के पास नहीं है, कराची नहीं, पाकिस्तान में भी वो उत्तम साफी को नहीं पता, मेरे बाखबर जाती जरा बता रहे हैं। अलग एक बॉल से जरा चुपके से मुझे बाबर बता दिया आजम करें की एक बॉल आउट होने के बाद निशान जमीर को टेस्ट कैंप में मधु कर लिया गया। अच्छा। बॉल भी तो उसकी कितनी शानदार पड़ी बस है। मैं आपको बता रहा हूँ, चले जी, आप मैं मुझे पूरा कर रहा क्या हूँ, जवाब मेरा देते हैं? स्टूडेंट है, मुझे खुशी है, मैं एक बात बोलूंगा। केक भी काटूंगा मैं। यहाँ हम क्रिटिसाइज मैं खुशी में बता रहा हूँ। क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजम खान की बैटिंग को। हम नहीं, ये फैजान बाकर कर रहे हैं खाली। क्रिटिसाइज क्या किया? हम नहीं कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। सब क्रिटिसाइज मैं एक जवाब दे रहा हूं। नहीं, criticize फहीम अशरफ जो आउट होके गए हैं, फहीम अशरफ पे जिम्मेदारी यही तो थी, बोला। वो उसको संभाल के खिलवाते और क्या आजम को और रुकना चाहिए था? आपके हाल में गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन्होंने गलत कही क्या बात कहा? नहीं, मैंने कोई बात। कि फहीम अशरफ को बचा गए। उस बच्चे ने इतनी जबरदस्त बैटिंग करी है सर, वो अभी यंग बच्चे। अब आपने बात की फिनिश करने वाली, मैंने लेकिन कहा खेल है। खेल के बंदा बनता है, क्या आप दोस्ती निभा रहे हैं उनके साथ। बनता है। ये गलत है आमिर भाई, हमें तो मौका ही नहीं, ये देखें। बच्चे की अगर तारीफ करनी है तो हारिस की, मोहम्मद हारिस की तारीफ मोहम्मद हारिस को कर रहे हैं सर। गेंदों पर शानदार इनिंग खेली वो कह रहे है। हैं कि वो कह रहे हैं, नबी जमीर साहब कह रहे हैं कि फैजान बाकर ने गलत नहीं क्रिटिसाइज नहीं, किया। मैंने फहीम अशरफ के आउट होने के बाद आजम को आउट नहीं होना चाहिए था, ये कहा। फहीम अशरफ के ऊपर तो फहीम अशरफ सलमान इतना ने साइड प्लेयर पे बनता है। नहीं, एक मिनट आप मेन डॉक्टर हैं, आप इलाज कर रहे हैं, साइड प्लेयर क्या क्या आमिर साहब से फैसला करा लेते हैं। आमिर साहब आप क्या कहते हैं सर, ये बताएं। देखें हमेशा असिस्टेंट पे उछले, हाँ। मेन डॉक्टर की बात होगी, वो फंसा। सर मुख्तसरन बता दीजिएगा, मुझे प्रेडिक्शन लेनी है, फिर एक वन वर्ड प्रेडिक्शन जी बताइए। एटीट्यूड तो सबका होता है, होने के बाद हाँ। कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन जिस वक्त वो खेल रहे थे और छक्के मार रहे थे, तो इस तरह से आउट तो वो इनिंग की पहली गेंद पे भी हो सकते थे, पहले छक्के में भी हो सकते थे। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने जिस तरह से इनिंग खेली। ठीक ठीक। और बाबर और मैच को लेके फिर भी कम डिफरेंस किया। अच्छा सर, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच है, प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, लास्ट मिनट है। क्या लाहौर कलंदर कराची किंग्स, फैजान बाकर कराची की। कराची किंग्स। जी सर, आप क्या कहते हैं? लाहौर लाहौर कलंदर, आमिर सरफराज साहब। सर टीम लाहौर की अच्छी है, लेकिन दुआ कराची के लिए। सर जी प्रेडिक्शन दे मुझे, दुआएं अपनी जगह। आपका आपकी क्रिकेटिंग जो क्रिकेटिंग एस्थेटिक्स है वो क्या कहती है? लाहौर इज फेवरेट। लाहौर इज फेवरेट जी। सर कराची ना टूटने वाला रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अच्छा 10 के 10 अल्लाह खैर करे। प्रेडिक्शन में चौथा भी जीत गया मैं, और जा- जी, आप बताएं। पेशावर पे सर कराची अरे किंग्स मुकाबिल जो है नहीं वो है मेरे आखिरी को। मैच जीत के ये बताएगी कि हमने अपना दाग धो दिया है, पूरे तरह सिफर पे नहीं जा आखिरी रहे। कल यानी आज वाला नहीं जीतेगी, संडे वाला जीतेगी। कराची किंग 1 पॉइंट लेके जाएगी। कल कल वाला आज वाला जीतेगी या नहीं, ये बताएं मुझे लाहौर आप। के अंदर से आज कराची जीतेगी। कराची जीतेगी। चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आमिर सरफराज साहब, जावेद खलील साहब, फैजान बाकर और नबी जमीर और फरहान फरीद हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, जाते जाते पहले हम जो माई विश फॉर PSL है, माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम, वो दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करेंगे। Ateeb from grade 3. I love the Karachi Kings and we support Karachi Kings. I am Tanjeet from KG1. My favorite players are Asif Ali and Shahin Afridi. My favorite team is Multan Sultan. Assalamualaikum. My name is Naim. I'm from grade 2. I like Amritsar. Now there is guest. Assalamualaikum. My name is Azam Khan and I am from class 7. I studied in the auto school North chapter. I am supporting Karachi Kings because in their team there is Babar Azam and I love him. जी नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।